हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और फंक्शन के साथ ही साथ आज ये जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उन सब पार्ट के अलग अलग क्या क्या फंक्शन है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्पेशली अगर देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 फंक्शंस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शन होते हैं। उन फंक्शन के बारे में पहले ध्यान देते हैं। आपका दिया है फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें जो फंक्शंस होते हैं इनके 5 प्रमुख कार्य होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। उन 5 कार्यों में आपका पहला नंबर आता है इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, इसके बाद अब्जॉर्प्शन के बाद आपका आता है एसिमिलेशन आता है। इसके बाद आपका आता है इजेशन आता है। इसके बाद इंजेशन का मतलब होता है आपका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, पहले सबका हिंदी जान लीजिए। इसको पाचन बोलते हैं, डाइजेशन को पाचन बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन को अवशोषण बोलते हैं, एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण, और इजेशन का मतलब होता है मल त्याग या बहिर्निष्कासन ना, इसको बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो इनके फंक्शंस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो फंक्शंस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 फंक्शंस होते हैं। उन 5 फंक्शन में से पहला फंक्शन आपका होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि अंतर्ग्रहण। जब हम भोजन को क्या करते हैं, किसी भी भोजन को जब क्या करते हैं, हम मुख के अंदर रख लेते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि भोजन को मुख बाहर ऐसे जैसे मुख के अंदर डालेंगे तो उसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। इंजेशन कुछ और नहीं, टू कीप फूड इन माउथ या बकल कैविटी इज कॉल्ड इंजेशन। ध्यान दीजिएगा। इंजेशन के बाद नंबर आपका आता है किसका, डाइजेशन का। किसका नंबर आता है, डाइजेशन, पाचन का नंबर आता है। तो पाचन आपको विशेष रूप से इस चैप्टर में सिर्फ इसी के बारे में जोर देना है आपको। इस चैप्टर में हालांकि ये नहीं करना, आप किसी भी जोर मत दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वो डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन को हम लोग पाचन बोलते हैं। पाचन होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पाचन के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो पाचन डालिए हेडिंग आप और लिखिए डाइजेशन, आप डाल दीजिए हेडिंग। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश राइट करेंगे, हिंदी बोलेंगे उसका ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच complex food substances are broken down into simpler food या सिंपलर फॉर्म कर दो, कोई ज़्यादा बेटर पड़ेगा। सिंपलर फॉर्म by the process of metabolism and anabolism to obtain energy for growth and repair of cells of the body कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी। अब जानिए इनके बारे में पहले क्या होता है डाइजेशन। क्या होता है देखिएगा, डाइजेशन पाचन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है, इन विच जिसमें
कंप्लीट फूड सब्सटेंसेस, जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ आर ब्रोकन डाउन, को तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म, साधारण रूपों में, किसमें रूपों में, साधारण रूपों में, बाय द प्रोसेस, प्रक्रिया के द्वारा, आप मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो भोजन को छोटे टुकड़े में तोड़ने की प्रक्रिया द्वारा, एंड एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिलाना, मिक्सअप करना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें भोजन के सब्सटेंस जो होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदला जाता है या फॉर्म में बदला जाता है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जब सिंपलर फॉर्म बदल जाता है तो उसको मिक्सअप करने का काम होता है, मतलब सेल का छिड़काव करके करते हैं, तभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। टू ऑब्टेन, किस लिए इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, फॉर ग्रोथ, विकास के लिए, किसके विकास के लिए, हमारे शरीर के, एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के विकास और मरम्मत के लिए, जैसे टूट फूट गया, कहीं पे चोट लग गया, तो उन सब के लिए विकास के लिए, मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, वो ऊर्जा हमको कॉम्प्लेक्स फूड से मिलती है, और कॉम्प्लेक्स फूड को किस रूपों में लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ा जाता है, उसके बाद हम उनका यूटिलाइज करते हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज आप ध्यान रखना है आपको, क्या होता है, जो आपकी बॉडी होती है, आई मीन जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी कभी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सीधा अब्जॉर्ब नहीं करती है, आई मीन जो हम लोग कोशिकाएं होती हैं, हम लोग कोशिकाएं, हमारे शरीर की पता है आपको कई मिलियन कोशिकाओं से बनी है हमारे शरीर, तो हमारा शरीर जो होता है या हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स फूड को, आई मीन जैसे रोटी है, चावल है, सब्जी जो भी है, तो डायरेक्टली सब्जी का यूज नहीं करती हूँ, उनको क्या चाहिए होता है, उनको हमारी कोशिकाओं को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, हमारे शरीर के 7 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, 7 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और वो सिंपलर फूड होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो सिंपलर फूड होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आप सिंपलर और कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में थोड़ा ध्यान लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, तब ये समझ में आएगा। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, पहले एक तरफ हम बताते हैं सिंपलर फूड ना, सिंपलर फूड क्या होते हैं, सिंपलर फूड सब्सटेंसेस, सिंपलर फूड या सिंपलर फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। जो सिंपलर में होते हैं ये 2 टाइप होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, इसके बाद विटामिन, मिनरल्स, एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर जब भी कुछ खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो वो इन्हीं के रूप में हमारा जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, जो हमारे सेल्स होती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं, मतलब किसी भी एनिमल की जो सेल्स होती हैं, वो इन्हें 7 फॉर्म में, कितने फॉर्म में, 7 फॉर्म में, जो न्यूट्रिएंट के 7 फॉर्म है, 7 रूप हैं, इन्हीं 7 रूपों में से एब्जॉर्ब करती है। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में बात कर लेते हैं, तब समझ आएगा ये कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब दुनिया का कोई भी भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम लोग फूड है, मान लीजिए फूड आइटम्स है, जैसे मान लीजिए फूड आइटम्स हैं, दुनिया कोई फूड आइटम, जैसे मान लीजिए रोटी है, रोटी को हम लोग ब्रेड कहते हैं, लेकिन समझने के लिए रोटी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पराठा, मिल्क, इसके बाद आपका एग, मीट हो गया आपका, हो गया और ले लीजिए राइस हो गया, चावल हो गया, ये सब समथिंग हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, हो गया। हम ये सब मान लीजिए अभी बहुत ऐसे भोज्य पदार्थ है जिनके बारे में हम अभी चर्चा भी नहीं किए हैं, लेकिन जो भोजन होते हैं इनको कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनको बोलते हैं। तो अब इनको डायरेक्टली जो हम भोजन हमारा शरीर जो करता है, मतलब हम जो अपने शरीर में भोजन करते हैं, तो हमारा जो शरीर इसको लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब इसका यूज करता है सही तरीके से, तो उसको इन 7 रूपों में कर लेता है। कितने रूपों में? 7 रूपों में। कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लेगा, फैट को अलग कर लेगा, प्रोटीन को अलग कर लेगा, विटामिन को अलग कर लेगा, मिनरल्स को अलग, अमीनो एसिड को अलग, न्यूक्लिक, इन सबको अलग अलग करके इन्हीं रूपों में लेकर ये सब अंडे उंडे का, मतलब रोटी वोटी सबका इनमें यूज कर रहा है। जैसे कि अब आपको पता कैसे चले कि किसमें क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में। जैसे रोटी होता है तो रोटी में क्या पाया जाता है? रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। पराठा होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस, अब कार्बोहाइड्रेट प्लस तेल रहेगा, मतलब क्या रहेगा? फैट रहेगा।
मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी होता है, क्योंकि जो मिल्क होता है वो कंप्लीट फूड होता है। जैसे आप हमारे वेजिटेबल सब्जियों में क्या होता है, आपका विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, अमाइनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सब होते हैं इनमें। राइस में भी क्या आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। मीट अगर मांस है तो मांस का एक प्रोटीन मिलेगा, प्लस आपका अगर तेल उल पड़ा रहेगा ऐसे तो मांस खाएंगे तो उसमें फैट भी होता है। क्या होता है, फैट। एग्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये जो आपके ये कंप्लीट फूड है, आई मीन जो ये कम्प्लेक्स फूड है, कम्प्लेक्स फूड का क्या होता है, यूटिलाइज जो हमारी कोशिकाएं करती हैं वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में करती हैं। किसके रूप में करती हैं, कम्प्लेक्स फूड का यूज हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स के रूप में किया जाता है। और हमारे शरीर में दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी आपका, एक क्या होता है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और एक होता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग मतलब कार्बोहाइड्रेट, जब आप क्या करेंगे, जब भोजन करेंगे उनमें जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, फैट रहेगा, प्रोटीन रहेगा, वो क्या करेगा, आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। अब तक तुम लोग सोच रहे होगे, या मतलब आप लोग सोच रहे होंगे क्या, जब कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये ऊर्जा यही प्रदान करता है तो इनका क्या काम होता है, इनका भी काम होता है। जैसे आपको बुखार हो गया, क्या हो गया, आपको बुखार हो गया और शरीर में लोग देखते हो पैरालाइज होते हैं, ये सब मतलब जो भी बीमारी होती है उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे ये यूज में आते हैं। कौन, विटामिन, मिनरल, एमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। विटामिन, मिनरल, एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारे क्या होते हैं, फाइटिंग डिसीज होते हैं या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं, फाइटिंग डिसीज न्यूट्रिएंट बोलते हैं या तो फिर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं या जो भी उन रोगों से लड़ने में सक्षम बनाता है हमारे शरीर को, या हमारे शरीर कोशिकाओं को सक्षम बनाता है। अब ध्यान दीजिए, जब आपको सिंपलर फूड और कम्प्लेक्स फूड समझ में आया तो आपको अब ये समझ में आएगा ज्यादा अच्छे तरीके से, डाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर डाइजेशन इज ए प्रोसेस, पाचन वह प्रक्रिया होती है इन विच जिसमें कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, कम्प्लेक्स जटिल से जटिल फूड सब्सटेंसेस, भोज्य पदार्थ आर ब्रोकन डाउन, को तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म समझ रहे हैं ना, साधारण रूपों में, मतलब इन्हीं रूपों में, किसमें, या तो कार्बोहाइड्रेट में, फैट में, प्रोटीन में, जो भी जिसमें रहेगा आगे। बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक प्रक्रिया के द्वारा, मतलब जो भोजन को तोड़ने छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा, उस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बोलते हैं ना। टू ऑब्टेन एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, विकास और मरम्मत के लिए, आप दी बॉडी, शरीर की मतलब शरीर कोशिकाओं की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या था, ये सिंपल सा आपका था कि पाचन के बारे में, किसके बारे में, पाचन की डिफिनेशन थी आपकी। अब इसको चाहे हिंदी में याद करिए चाहे इंग्लिश में याद करिए, आपका जो जिसमें करेंगे सब बेटर रहेगा आपका। अब कम्प्लेक्स फूड हो गया आपका। अब नंबर आता है आपका, क्या क्या हम बात किए थे इसके पहले। अभी पाचन के बारे में हमने बात किया, पाचन कहाँ कहाँ होता है इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया। पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने बात किया था, मतलब आई मीन कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वी हैव टॉक ऑलरेडी इन वीडियो सेकंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेकर फिर आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका था, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके दो पार्ट थे बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक आपका था एलिमेंट्री कैनाल, एक आपका था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट और इन सब के पार्ट के बारे में बात किया था हमने। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो थी, इनमें क्या थी आपकी, सलाइवरी ग्लैंड्स थी, म्यूकस ग्लैंड्स थी, म्यूकस ग्लैंड्स की बात आपकी नंबर थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद आपका था लीवर के बाद आपका पैंक्रियाज था। ये था किसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ये 5 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है हमारे पाचन तंत्र में। कहाँ, हमारे पाचन तंत्र में 5 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन 5 ग्रंथियों में सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज आता है। फिर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात किया था हम लोगों ने। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारे शरीर में क्या होती है, एक पाइप होती है जो क्या करती है, अलग अलग जगह पर उसकी अलग अलग संरचनाएं होती है, अलग अलग, कहीं मोटाई ज़्यादा कहीं मोटाई कम होती है। उसके साथ साथ उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग और उनके साइज के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण के हिसाब से एलिमेंट्री कैनाल को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें इन सब के बारे में। इसके लिए 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों के नाम आपका पहले नंबर माउथ आता है। माउथ के बाद आपका आता है बकल कैविटी आता है। बकल कैविटी के बाद आपका आता है फेरिंग्स के बाद आपका आता है इसोफेगस।
इसोफेगस के बाद आपका आता है स्टमक, स्टमक के बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका आता है एनस आता है। क्या आता है? एनस। ये आपके क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब इसी में अलग अलग, जैसे हम माउथ के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? स्पेशली माउथ के बारे में बात करेंगे। तो माउथ के बारे में जब बात करेंगे तो माउथ क्या होता है इसके बारे में देखो। जब हम माउथ के बारे में बात करेंगे, माउथ होता क्या है? माउथ को हम लोग बोलते हैं मुख। क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। मुख में क्या होता है? आपके मुख में जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है, दो सचल होठों से क्या होता है? दो सचल होठों के बीच का जो खाली स्थान होता है, जैसे अब ये ऊपर वाला लिप अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया, इन दोनों अपर लिप और लोअर लिप के बीच का जो स्थान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। आपके माउथ में जो आपका जो माउथ का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका दो सजल होठों के बीच का स्थान जो होता है उसी को सिर्फ सिंपल सा माउथ बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये होठ में ऐसी कौन सी मसल्स पाई जाती है जिनके चक्कर में क्या होता है? हमारा होठ क्या करता है? चलने में हमको सक्षम बनाता है। हमारे जो होठ होता है वो ऊपर नीचे करने में क्या करता है? गति करने में क्या करता है? सक्षम बनाता है। तो ये ध्यान रखिए, सिंपल सा क्या होता है? आपके शरीर में कोई भी गति होती है, आपके शरीर में कोई भी किसी प्रकार का मूवमेंट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार क्या होती है? हमेशा मसल्स होती हैं। अगर आपके शरीर में मसल्स का योगदान ना होता तो आप चलने फिरने या बोलने में सक्षम ना होते। तो आपके जो यहाँ पे माउथ में क्या कंडीशन, सबसे बड़ी बात है कि माउथ जो होता है स्प्लिट होता है, मतलब कि खुला स्थान होता है। कहाँ के? दो सचल होठों के बीच का। और यहाँ पे क्या होता है? ऑर्बिक्युलरिस, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस नामक मसल्स पाई जाते हैं। कहाँ? हमारी होठों में। कहाँ? हमारी होठों में या हमारे लिप्स में। देखो हमारे लिप्स जो होते हैं, बताएं कि माउथ में दो अपर लिप होता है, और क्या होता है? लोअर लिप होता है, लोअर लिप। तो अपर लिप और लोअर लिप को जो चलने में सक्षम बनाता है, मूवेबल में मतलब कैपेबल बनाता है मूव करने में, तो उसमें किसका योगदान होता है? कौन से मसल्स का? तो ऑर्बिक्युलरिक ओरिस मसल्स का योगदान होता है। किसका होता है? मसल्स का योगदान होता है, जिसके चक्कर में क्या होता है? हमारे होठ जो चलने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना? ओके, ये हो गया। अब इसके बाद और कुछ इसमें कुछ विशेष नहीं है, माउथ में केवल खुला स्थान मतलब स्लिट होता है, ऐसे मान लीजिए। फिर आगे नंबर आता है बकल कैविटी। माउथ तो आपका हो गया, अब बकल कैविटी के बारे में बात करते हैं। बकल कैविटी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बकल कैविटी ध्यान दीजिए, बकल कैविटी के बारे में बात करेंगे। अभी हम फिगर भी बना लेते, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, फिगर बना के तब बात करेंगे ना इनके बारे में। अब देखिए, समझने के लिए थोड़ा सा ना, बस इतना देखिए। अभी हमको यही से मतलब है। तो आपका क्या कंडीशन बनती है? ये आपका ये यहाँ पार्ट, ये और ये दोनों मुख हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? एक आपका चैम्बर बना है। यहाँ पे क्या है? चैम्बर है। और इसी चैम्बर का नाम क्या है? फायरिंग्स है। क्या है? फायरिंग्स है। ध्यान दीजिएगा, इसी चैम्बर का नाम फायरिंग्स है। और इसी फायरिंग्स कितने पार्ट होते हैं? यहाँ पे ये फायरिंग्स है ना, फायरिंग्स से 3 पार्ट होते हैं। फायरिंग्स कितने पार्ट हो? 3 पार्ट होते हैं। अब इनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा होठ जो होठ है हमारे मुख, तो मुख के जैसे अंदर आता है मतलब दांत आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? तीथ आपका। तो अपर जा, लोअर जा, ये पूरा जीभ। और आपका क्या कंडीशन होती है? जैसे अब आप देख रहे हैं, आपके अगर मुख के अंदर जाते हैं, दांत के अंदर जाते हैं, तो आपका क्या होता है? ऐसी कंडीशन संरचना मिलेगी आपको। ये संरचना आएगी। अब आगे आप इसको मान लीजिए, ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है ना। इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो आपको ये ऊपर वाला भाग, इसको हम लोग रूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूफ बोलते हैं। रूफ को हम लोग पायलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायलेट बोलते हैं। अब नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। फ्रेनुलम बोलते हैं ना। फ्लोर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। ये इनके मतलब साइंटिफिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, ऐसे मान लीजिए। तो अब देखिए, आप फील किए होंगे कि जो आपका ये पायलट होता है, पायलट पीछे तरफ ये क्या होता है? ऐसे अलजुबा होती है, मतलब लटक रहा होता है। एक मांस का क्या होता है? मांस की पेशी होती है, क्या होती है? आपके पीछे जब देखेंगे, मुंह खोल के शीशे के सामने देखेंगे तो आपको थोड़ा लटकती महसूस होगी, ऐसा लगेगा हाँ मांस कुछ लटका हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे होता है, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे।
तो यहाँ पे होता है, उसी को हम लोग क्या नाम थे, यूबुला नाम थे। क्या कहते हैं, यूबुला। यूबुला को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबुला। यूबुला को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजिह्वा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अलजिह्वा। अलजिह्वा का मतलब अर्धजिह्वा, अलजिह्वा, अलजिह्वा, इसको अलजिह्वा बोलते हैं। अब इसी के पीछे ये होता कि यहाँ पे दो ट्यूब होते हैं, मतलब नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं के लिए, उन नलिकाओं को कवर करने के लिए क्या होता है, ये हमेशा पीछे ये मूव कर लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अब ध्यान समझिए इसको ना। अब ये क्या है, हमारा रूफ है। रूफ के पिछले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूला बोलते हैं। तो यहां तक के, मतलब ये मान लो मुख, अगर इसको मुख मानते हैं, मतलब ये मुख है, तो यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। इसके बारे में हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं। अब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको, ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ बोल दिए। नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल दिए, नीचे वाले पार्ट को हमने बोल दिया फ्लोर। रूफ को हम पायलट नाम जानते हैं और फ्लोर को हम लोग क्या, फ्रेनुलम के नाम जानते हैं। जो आपका रूफ होता है, रूफ में दो टाइप होते हैं। मतलब कि एक आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ जो होता है वो हार्ड होता है, इसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं। पीछे की तरफ जो होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा मुलायम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। जब आप क्या करेंगे, जब फील करेंगे, उंगली को रखेंगे यहां, जब आगे रखेंगे तो आगे यहां रखेंगे तो क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी आपकी, आगे वाले जो रखे तो थोड़ा हल्का टाइट हो गया। फिर जब ज्यादा अंदर डालेंगे, मतलब कुल मिलाकर कि थोड़ा सा और जब जाएगा तो आगे, जितना आगे चलते जाएंगे क्या होगा, उधर मुलायम होता है, इसलिए उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और आगे वाले क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपके बकल कैविटी में आता क्या क्या है, बकल कैविटी के बारे में अगर देखा है तो क्या क्या इसमें होता है। इसमें आपका क्या होता है, टीथ होता है। टीथ के बाद क्या होता है, आपका टंग होता है। TONGU, टंग होता है। टंग के बाद अब क्या होता है, देखिए आपका टीथ, टंग। टंग के बाद अब क्या होता है, पायलट होता है। पायलट के बाद अब क्या होता है, फ्रेनुलम होता है। फ्रेनुलम होता है, ठीक है ना। ये होता है टीथ, टंग, पायलट, फ्रेनुलम। ये चार पार्ट इनके। किसके, बकल कैविटी कितने पार्ट होते, चार पार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट होते हैं। अब इन चारों पार्ट के बारे में देखिए, सुनिए, समझिए इनको ना। आपका फ्रेनुलम के बारे में चर्चा हो चुकी है। फ्रेनुलम से क्या होती है, यहीं से आपकी जीभ अटैच्ड होती है। क्या अटैच्ड होती है, जीभ अटैच्ड होती है। आपकी जो जीभ अटैच्ड होती है वो यहीं से अटैच्ड होती है। किससे, फ्रेनुलम से भी अटैच्ड होती है। तो ये आपकी जीभ अटैच्ड होती है ये। और इसके बाद दांत आपके यहाँ होते हैं, दांत यहाँ अंदर जा में होते हैं, जबड़े में होते हैं ये। और आपकी अलजिह्वा होती है। और यहीं पे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे क्या होती है, दो मतलब नलिकाएं, ट्यूब्स होती हैं। अब ट्यूब के बारे में बात करेंगे, अभी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो आपको समझना अभी क्या क्या है, आपको ये हो गया, ये हो गया। आपका टंग के बारे में देखते हैं। टंग के बारे में ध्यान दीजिए, टंग क्या होता है। टंग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। टंग आपकी किसका पार्ट होता है, बकल कैविटी का पार्ट होता है। तो टंग होंगे, इन सब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी उसके बारे में बात करेंगे, ग्लैंड्स के बारे में तो दिक्कत हो जाएगा, फिर समय उसमें वेस्ट होगा फालतू में। अब देखिए टंग, टंग क्या है, इनके बारे में बात करते हैं ना। टंग, TONGUE, टंग। टंग को हम लोग जीभ बोलते हैं। क्या होता है, टंग एन ऑर्गन, इट इज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। ये स्वाद का एक अंग होता है। जो हमारी जीभ होती है, जीभ हमारी क्या करती है, स्वाद बताती है। क्या करती है, हमारी स्वाद बताती है। और स्वाद के साथ और क्या करता है, एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, बोलने का भी अंग होता है। मतलब अगर शायद जीभ न हो तो हम लोग बोल भी ना पाते। इसके साथ साथ क्या कंडीशन बनती है, ये हमारी हेल्प करती है। मतलब एन ऑर्गन ऑफ स्पीच इसलिए बोल दे रहे हैं इसको। एक्ट्स एज ब्रश, ये ब्रश की तरह काम करता है फॉर आवर टीथ। जब देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हम भोजन करते रहते हैं और भोजन करने के बाद क्या होता है कि जब कभी कभी कुछ फंस जा रहा है तो जीभ हमारी क्या करती है, इसको स्ट्रगल करके क्या करती है, दांतों में फंसे हुए जो भी भोजन पदार्थ उनको बाहर निकालने का काम करती है, अगर हमारी अंगुली वहां नहीं पहुंचाती तो। इसके बाद और इसका क्या काम होता है, और इसका काम क्या होता है, मतलब ये इतना काफी इसके काम है, फंक्शंस है। और अगर जीभ के बारे में देखा है, जीभ नीचे किससे अटैच होती है, बताए थे। जीभ जो होती है नीचे किससे अटैच होती है, फ्रेनुलम से अटैच होती है। क्या होती है, फ्रेनुलम। ऊपर वाले को हम लोग पायलट बोलते हैं, नीचे फ्रेनुलम बोलते हैं। पायलट जो होता है दो टाइप का होता है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों होता है, नीचे फ्रेनुलम होता है, ध्यान दीजिएगा ना। अब फ्रेनुलम के बाद अब कंडीशन क्या होती है, जो जीभ के कार्य होते हैं, जीभ के कार्य बता दिया आपको। जीभ की संरचना के बारे में ध्यान देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं टंग का स्ट्रक्चर के बारे में, आपकी एक टंग होती है जो आपके किससे, नीचे वाले पार्ट आई मीन फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है।
टंग का सबसे आगे वाला भाग जो होता है, आई मीन जो टंग का ये वाला भाग होता है, ये किसका अनुभव कराता है? स्वीट का अनुभव कराता है। और इसके बगल 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 साइड ये साल्टी अनुभव कराते हैं। इसके बैक साइड ये टेंगी मीन्स होता है खट्टा, ये मीठा अनुभव कराते हैं। साल्टी मीन्स खारा, और ये खट्टा अनुभव कराते हैं, टैगी। और बीच का बिटर का मतलब कड़वा होता है। और जो ये पार्ट है ये इनको टॉन्सिल्स, इधर टॉन्सिल्स होते हैं, और इस तरफ जो होते हैं आपके छोटी छोटी देखिए बर्ड्स टाइप दिखाई पड़ती हैं, उनको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स। यहाँ पे आगे वाले पार्ट पे टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं हमारी टंग के, और बैक साइड जो किनारे पे होती है इधर कुछ ऐसे भी पाई जाती हैं, कुछ ऐसे, मतलब कि खड़ी लाइन भी के रूप में, ऐसे भी इन सब के रूप में पाए, उनको टॉन्सिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो ये था हमारे जीभ का स्ट्रक्चर। बेसिकली जीभ हमारे किससे जुड़ी होती है? जीभ हमारे फ्रेनुलम से जुड़ी होती है या फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। जीभ हमारा कैसा ऑर्गन है? इट इज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टेस्ट का ऑर्गन है। एन ऑर्गन ऑफ स्पीच एंड एक्ट्स एज ब्रश टू आवर टीथ, सॉरी टू आवर टीथ। हमारे दांतों के लिए किसका काम करता है? ब्रश का काम करती है। और क्या काम करती है? और ये निगलने में, भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। तो हेल्प्स टू स्वेलो, तो swallowing फूड, भोजन को निगलने में भी ये हमारी क्या करती है? सहायता करती है। तो ये है फंक्शंस टीथ के, किसके? सॉरी टंग के। टंग से एक फंक्शन है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।